हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ट्रांजिस्टराइज्ड। तो बेसिकली आप मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दो तीन अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बनाएंगे उसे ट्रांजिस्टर से। एक NPN ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो कि मॉडल नंबर उसका CL से स्टार्ट होता है, तो वो ट्रांजिस्टर लेंगे एंड उससे हम लोग जो है मल्टी वाइब्रेटर बनाएंगे मोनोस्टेबल। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड देखिए कि कैसे करके बेसिकली मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम करता है। तो ये हमारे सामने है बेसिकली एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है डिज़ाइन एंड स्टडी ऑफ द ट्रांजिस्टराइज्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑन अ ब्रेडबोर्ड। तो BB का मतलब ब्रेडबोर्ड है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट थर्ड ईयर BSc के भी काम का है और ये सेकेंड ईयर BSc के स्टूडेंट्स के भी काम का है। तो आइए इसका कनेक्शंस करते हैं। तो कनेक्शंस जो है इसमें बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा है। तो इसमें दो ट्रांजिस्टर्स रिक्वायर्ड हैं, एक है Q1 एक है Q2। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स हम लेने वाले हैं जो कि NPN ट्रांजिस्टर्स हैं। अब NPN ट्रांजिस्टर्स के जो पहला वाला ट्रांजिस्टर उसके बेस पर आप देख सकते हैं कि एक डायोड कनेक्टेड है। तो डायोड का ये वाला पार्ट, ट्रायंगल वाला पार्ट P होता है और जो ये माइनस जैसे दिखने वाला पार्ट है ये N होता है। सो ये P है, ये N है, ठीक है। तो ये है मेरे दो ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 और दोनों को कुछ इस तरीके से लगाना है कि दोनों का जो बेस है वो इधर, देखो यहाँ पे बेस, ये वाला जो पिन दिख रहा है, ये वाला, ये बेस वाला पिन है, ये नीचे वाला एमीटर है और जो इधर वाला है, ये ऊपर वाला, ये कलेक्टर है। तो यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है पिन वो कलेक्टर पिन है, समझिए इस बात को। एंड ये जो है यहाँ पर दैट इज़ बेस एंड दिस इज़ एमीटर। वैसे ही यहाँ पर ये नीचे वाला एमीटर है, फिर ये ऊपर वाला बेस है और ये उसके जस्ट बाजू वाला इधर वाला कलेक्टर। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर। नाउ लिसन, बाजू बाजू में लगाने से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, तो आप ज़रा भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये पांच आपस में तो कनेक्टेड हैं, वैसे ही ये वाले पांच आपस में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन ये लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये लोग अलग अलग जगह पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है आपका बेस जो कि अलग जगह पे लगा हुआ है, ये कलेक्टर अलग जगह पे और ये एमीटर अलग जगह पे। सो एमीटर, बेस, कलेक्टर। वैसे ही यहाँ पर ये है एमीटर, ये इधर है बेस और इधर है नीचे, इधर यहाँ पर है, सॉरी, ऊपर कलेक्टर। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके कनेक्शंस हम लोग ने लगाए हैं। तो यहाँ पर एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये वाली टांग, अरे ये वाला पैर जो है कलेक्टर है, फिर ये जो पैर है बीच वाला है बेस है और ये जो एरो वाला है एमीटर है। वैसे यहाँ पे भी एमीटर, बेस, कलेक्टर है। अब जो ये ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो बेस बेसिकली एक डायोड से कनेक्टेड है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है उसे मैं डायोड से कनेक्ट करूँगा। आप ये डायोड देख सकते हैं। तो इस डायोड में आपको, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो कहीं पे काला है, कहीं पे ये थोड़ा सा ग्रेइश है। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि अब शायद दिखाई देगा। ये देखिए ग्रेइश पार्ट दिख रहा है इसका, राइट साइड में इसका ग्रेइश पार्ट है। तो ये थोड़ा सा ग्रे है और लेफ्ट में ब्लैक है। तो ब्लैक वाला पार्ट इसका जो होता है वो P होता है और जो ग्रेइश पार्ट है वो N होता है। तो P और N, ठीक है जी। भर के आप एक डायोड को देख लीजिए। इसे मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में प्लेस करता हूँ, शायद और अच्छे से आपको नजर आ जाए। राइट। तो यहाँ पर इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड पे देखेंगे तो थोड़ा ग्रेइश दिखेगा। तो ग्रेइश जो है वो N है और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो P है, P, समझे? तो ये जो है बेसिकली मतलब हमारा जो डायोड कहाँ कनेक्टेड है, डायोड का जो N पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट, N पार्ट वो कनेक्टेड है बेस से। तो जो इसका बेस है, मैं बेस के पास इसे लगा रहा हूँ, ये देखिए बेस के पास इसे मैंने ऐसे लगा दिया बेस के पास। तो ये लगा दिया मैंने बेस पर और ये लगा दिया यहाँ पर। सो बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। तो बेस पे से मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो बेस था मेरा, अरे ध्यान से देखो बेस किधर गया भाई, ये यहाँ पे बेस है, अरे कहीं और लगा दिया मैंने शायद, ये ध्यान से देखिए। तो जो बेस जहाँ पे लगा है उसी की टांग के बाजू में लगाया, दिख रहा है? अरे ये पाँचों कनेक्टेड है, पाँचों होल्स कनेक्टेड है। तो बेसिकली बेस में मैंने डायोड का जो है N वाला पार्ट यानी कि ग्रे वाला पार्ट लगा दिया है। इसका जो दूसरा पैर है, देखो दूसरा पैर, उसे फ्री छोड़ना है ताकि वहाँ पे एक कैपेसिटर भी लग सके और एक रेजिस्टर भी लग सके, है ना, RB1। तो ये बेस रेजिस्टर कहलाता है। तो एक ये भी लग सके और C1 कैपेसिटर भी जो है लग सके। तो इसका पैर मैंने फ्री छोड़ा है, देखो यहाँ पे लगे छोड़ दिया, यहाँ पे तो कुछ कनेक्टेड नहीं है ना, तो मतलब फ्री छोड़ दिया इसका पैर मैंने। अरे भाई समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली उसके बेस पे मैंने, मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पे मैंने डायोड कनेक्ट कर दिया है और ये पैर फ्री छोड़ दिया है। ये पैर पे भी मैं लाऊंगा एक रेजिस्टेंस RB1 और एक कैपेसिटर C1। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। 10 किलो ओम कैसे पता चलेगा?
अरे भाई ये क्या है, ब्राउन है फिर ब्लैक है, तो ब्राउन मतलब 1, ब्लैक मतलब 0, तो 10 हो गया। और फिर ये जो है ये ऑरेंज है, तो ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है 10⁻³ होता है। तो बेसिकली ब्राउन ब्लैक ऑरेंज 10 इंटू 10⁻³, 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000 मतलब 10,000, तो 10,000 ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब बेसिकली इसका एक पैर जो है डायोड पे लगा हुआ है और एक पैर जो है नीचे कहीं पे मैंने लगा दिया है। अब नीचे का मतलब यानी कि लगाना मुझे ग्राउंड में है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैंने ग्राउंड बनाया नहीं है। ग्राउंड मतलब लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल बैटरी का यहाँ पे आने वाला है, बस इतना याद रखिए। तो फिलहाल मैंने बस इसका दूसरा पैर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसका जो है रेजिस्टेंस का दूसरा पैर मैंने यहाँ लगा दिया है, नीचे लगा के छोड़ दिया है, और जो ऊपर वाला पैर है वो लगा दिया डायोड को। अब उसी वाले पैर में देखो डायोड का और रेजिस्टेंस का जो कॉमन पैर है, ये कॉमन पैर है ना दोनों के, तो इसी पैर में आपको एक कैपेसिटर भी लगाना है, और मैं 0.1 माइक्रोफैरड वाला लगाने वाला हूँ, 0.01 माइक्रोफैरड। ये मैंने 10 किलो का, अरे देखो ये सब कैलकुलेशंस हैं, फिलहाल अभी कैलकुलेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये 10 किलो ओम लगाना था और ये 0.01 माइक्रोफैरड लगाना था। देखो अलग अलग है ना, बेसिकली आप वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे बेसिकली ये सुटेबल लगा इसलिए मैंने ले लिया। बट अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग वैल्यूज़ बोल सकते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो ये आर और सी का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली मैंने 10 किलो ओम लिया है, और ये जो लिया है मैंने 0.01 माइक्रोफैरड लिया। 0.01 माइक्रोफैरड यानी कि सिरामिक कैपेसिटर अगर मैं लेता हूँ तो उस पर 102 लिखा होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर 103 लिखा होना चाहिए, 103। तो 103 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला 103 है, इस पर देखो 103 लिखा होगा, दिख रहा है 103 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा हाथ स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, तो दिख रहा होगा 103 दिख रहा होगा, राइट। ये 103 है। अरे भाई कहाँ चला गया, गायब ही हो गया, इतना ज़्यादा जूम हो गया तो सीधा गायब। एनीवे जैसा भी है, बस देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ यहाँ पे यही बेटर था, फालतू में ज़्यादा ही जूम कर लिया मैंने। तो 103 देख पा रहे हैं, 103। तो बेसिकली ये जो 103 है यही आपका 0.01 माइक्रोफैरड है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे चले जाइए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वाले में, उसमें मैंने कैलकुलेशन कैसे करते हैं कैपेसिटर की वैल्यू का वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो कैपेसिटर है ये रेजिस्टेंस के कॉमन पैर में पहले लगाना है। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने कैपेसिटर को जो है कैपेसिटर का एक पैर ये देखिए ध्यान से, मैंने इन दोनों के साथ जोड़ दिया ना। अरे डायोड और रेजिस्टेंस के कॉमन पैर के साथ जोड़ दिया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे भैया इन दोनों के नीचे लगाया मतलब साथ में जोड़ दिया है ना, क्योंकि ये लाइंस जो है ये वाली वर्टिकली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने जो है डायोड और कैपेसिटर का जो कॉमन पैर था वहीं पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस का जो दूसरा पैर वो ट्रिगर को जाएगा, ट्रिगर। अब ट्रिगर के लिए मुझे इसको फ्री छोड़ना पड़ेगा, तो फ्री मैंने छोड़ दिया। देखो मैंने कैपेसिटर का दूसरा पैर देखो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसका मतलब मैंने उसे फ्री छोड़ दिया। अरे यहाँ लगाया मतलब मैंने उसे फ्री छोड़ दिया है, यहाँ से मैं ट्रिगर देने वाला हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कैपेसिटर के जो बाजू में का मतलब कैपेसिटर का जो पैर है उसके बाजू में देखिए मैंने लगा दिया। एक बात याद रखना कि जो ये बीच वाली लाइन्स है ना ये वर्टिकली कनेक्टेड है, ऐसी खड़ी कनेक्टेड है ना, खड़ा वायर है ये। और यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन्स है ना ये लेटी हुई लाइन्स है, ये लेटी हुई कनेक्टेड है, तो आपस में से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया कि कैपेसिटर का जो पैर है ना, कैपेसिटर का पैर उसके बाजू में है ना एक लगा दिया वायर, ताकि मैं वहाँ से ट्रिगर दे सकूँ। ट्रिगर मतलब होता है आपका सिग्नल, एक मतलब यानी कि समझ लीजिए जो भी आपको सिग्नल देना है, जैसे कि स्क्वायर वेव देना है, तो ये जो है आप देख सकते हैं ये हरा वाला वायर, तो ये मैं ना इसको लगाऊंगा, इसको, ये ट्रिगर है हमारा, तो ये बंदा हमें ट्रिगर प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हैं? तो ट्रिगर है। तो बेसिकली हमको यही चाहिए था ना कि पहले ट्रांजिस्टर के बेस पर जो है एक डायोड कनेक्टेड, और डायोड से रेजिस्टेंस और ग्राउंड, फिर डायोड से कैपेसिटर और ट्रिगर। तो ये सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है, यहाँ का पूरा हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीटेड है। अब एक कनेक्शन जो रह गया है, बेस में से ही एक और रेजिस्टेंस निकलेगा आर, और वो जाएगा दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। देखो दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है सेकंड वाला, उसके कलेक्टर पे आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ से वहाँ लेके जाना है। तो चलिए आइए उसको लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर का जो हमारा पहला वाला जो ट्रांजिस्टर, उसका जो बेस था जहाँ पे हमने डायोड भी कनेक्ट कर रखी थी, है ना? अरे भाई याद है कि नहीं याद है? तो देखो ना यहाँ पे भी है ना, देखो ना ट्रांजिस्टर का जो बेस है जहाँ पे डायोड कनेक्ट कर रखी है उसी जगह से जा रहा है ना, उसी जगह से रेजिस्टेंस जा रहा है दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में। तो अब उस जगह से मैं लेके कैसे जाऊँ? तो ये जो रेजिस्टर है 1 किलो ओम मैंने लिया है आर, इसे मैं वहाँ कैसे लेके जाऊँ इतने दूर? तो मैंने इसीलिए उस रेजिस्टर का जो पैर है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर
एक जंपर लगा दिया, एक वायर, एक सिंपल वायर जिसे हम जंपर कहते हैं। वो जंपर वहाँ से लेके मैं पूरा यहाँ तक ले गया हूँ। कहाँ तक ले गया हूँ? इसके कलेक्टर तक। इसका कलेक्टर कहाँ है? ये देखिए, इसका जो दूसरा पैर है वो कलेक्टर, ये वाला। जो पहला वाला है ये इधर वाला, इधर वाला ये बेस है, और ये वाला क्या है? एमिटर है। एमिटर इधर, ये वाला बेस, और इधर वाला कलेक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है ना? तो कलेक्टर पे मैं ले गया, देखो कलेक्टर के ऊपर लगाया हुआ है ना? तो मैंने ये कनेक्शन कर दिया। क्या कनेक्शन? कि यहाँ से वायर निकाला रेजिस्टेंस का 1 किलो ओम का, और लेके यहाँ जाके छोड़ दिया। कहाँ पर? जो कि कलेक्टर है, दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। अब हमारा यहाँ के पूरे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कलेक्टर, इसके कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस निकलेगा और वो प्लस वीसीसी पे जाएगा, जिसका नाम है कलेक्टर रेजिस्टर। तो ये रेजिस्टर कलेक्टर रेजिस्टर है। ये हम लोग लेने वाले हैं 22 किलो ओम का। 22 किलो ओम का मतलब होता है रेड रेड ऑरेंज। तो रेड रेड ऑरेंज मतलब 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 22 किलो ओम। तो उसका रेजिस्टर हम लेंगे और वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? तो ये जो मैंने RC1 चुना है ये 22 किलो ओम का चुना है। तो ये लगा दिया मैंने कलेक्टर पे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से दिखा दे रहा हूँ उल्टा करके। ये देखो देखो, दिख रहा है कलेक्टर वाला पैर? दिखा कि नहीं दिखा अंदर वाला? तो कलेक्टर वाला जो पैर है उसमें से निकाल के इस बंदे को, अरे इसके इस पैर को देखो, 22 किलो वाले को, उसके नीचे क्या लगा हुआ है? कलेक्टर लगा हुआ है ना। अब यहाँ के ना, तो बेसिकली वो कलेक्टर पे मैंने इसका जो पैर है लगा दिया, और इसका दूसरा पैर ले जाऊँगा मैं। कहाँ ले जाना है? देखो, इसका दूसरा पैर जो है वो ले जाना है बेसिकली दूसरा टर्मिनल, वहाँ पे वोल्टेज, मतलब सॉरी बैटरी पर ले जाना है, बैटरी वीसीसी पे ले जाना है बैटरी। तो वो बैटरी हमारे पास कहाँ है? वो बैटरी हमारे पास यहाँ है, ये है बैटरी। ठीक है? तो ये बैटरी पर हमें उसे ले जाना। तो बैटरी पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो लेटी हुई लाइन्स है, ये लेटी हुई लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। तो यहाँ से मुझे एक तार निकालना होगा। देखो मैंने तार निकाला है यहाँ से एक तार निकाला है, और इसे मैं ले जाके बाद में वहाँ पे लाल पे कनेक्ट कर दूँगा। वो जो रेड है ना उस पर कनेक्ट कर दूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बैटरी के रेड पे। तो अभी मैं वो कनेक्शन करने वाला हूँ, डोंट वरी। बट मैंने जो करना था अब तक वो कर दिया। ठीक है? तो अरे समझे कि नहीं समझे? हमारा ये पूरा पार्ट हो चुका है, यहाँ से लेके पूरा पार्ट हो चुका है, बैटरी तक कनेक्ट हो चुका है। अब यही कलेक्टर से कैपेसिटर लेना है वापस से 0.01 माइक्रोफैरड वाला। 0.01 का मतलब तो आपको मालूम ही है, इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 103। ठीक है? तो 103 कैपेसिटर वापस से इधर लगेगा, और ये जाके जुड़ेगा बेस से, इस ट्रांजिस्टर के, सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस से जाके जुड़ेगा। तो अब मैंने ये जो दूसरा वाला 103 वाला कैपेसिटर है, यानी कि 0.01 माइक्रोफैरड का, उसे भी जो है कलेक्टर के पैर पे लगा दिया। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो पैर है कलेक्टर पे, जैसे कि इस डायग्राम में है ना? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का पैर कलेक्टर पे है। तो अब जो है कलेक्टर को लेके मुझे कहाँ लगाना है? दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे लगाना है। तो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत दूर है वो। भाई ट्रांजिस्टर देखो कहाँ है दूसरा वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जंपर लगाया। तो देखो कैपेसिटर का जो पैर है उसके ऊपर जंपर है। कैन यू सी दैट? देखो ऊपर लगा हुआ है ना, उसके कैपेसिटर के ऊपर लगा हुआ है ना, मतलब उसी की लाइन में लगा हुआ है। तो कैपेसिटर और जंपर जुड़े हुए हैं। तो अब ये जंपर गया, अब ये जंपर भी छोटा पड़ गया, तो यहाँ से फिर एक और जंपर लगाया। ठीक है? आप कोशिश करना कि आपके पास एक ही लंबा वायर हो, लेकिन मैंने 2 लंबे वायर्स, मतलब 2 छोटे छोटे वायर्स लगा दिए। आप चाहें तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली यहाँ पे एक वायर लगा देंगे जहाँ पे इसका बेस है। ठीक है? तो दिस इज़ द बेस। तो मैंने बेस पे लगा दिया। बेस के ऊपर दिख रहा है ना जंपर। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली इस तरीके से आपको ये वाला कनेक्शन करना है। तो हमारा अभी जो कनेक्शन है वो ये वाला भी हो चुका है। अब बचा क्या है? इसी बेस पे से आपको एक RB2 लेना है और वो बैटरी को लगाना है। तो ये देखा आपने कि मैंने बेस से जो, देखो जो ये बेस था, बेस से मैंने रेजिस्टेंस निकाला और उसको बैटरी में लगा दिया। अब ये बैटरी से कनेक्ट एक्चुअल में हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट हो गया लेकिन हुआ नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो लेटी हुई लाइन्स है ना, लेटी हुई लाइन्स, ये देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्लॉट के बाद ये टूट जाता है। यहाँ से ब्रेक है, तो यहाँ पर एक छोटा जंपर लगाना पड़ेगा ताकि ये मतलब पिछली 5 लाइन्स अगली 5 लाइन से जुड़ जाए। अरे इधर भी 5 लाइन से लेटी हुई और उधर भी 5 लाइन से लेटी हुई, तो इनके बीच में गैप रहता है। तो यहाँ पर इनको जोड़ना है ना मुझे, अरे क्योंकि बैटरी भैया यहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ मैं बैटरी, समझ रहे हो? तो ये सब कनेक्ट होने के लिए इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जंपर मैंने जो है लगा दिया, आप देख सकते हैं ये जंपर है ना। तो अब ये जो बैटरी है इससे ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो गए। तो कहने का मतलब ये कि अब हमारा ये वाला सर्किट कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी सर्किट का ये वाला पार्ट। अब कलेक्टर से भी एक RC2 निकलेगा और वो बैटरी में जाएगा। RC2 मैंने लिया है रेड का मतलब होता है 2.2 किलो ओम, 2.2, तो यानी कि 2200 ओम, 2200 ओम। तो 2.2 किलो ओम का मैंने लिया है रेड, और उसको मैंने कहाँ से लगाया है? क्योंकि वो RC2 है यानी कि कलेक्टर से लगाना है। तो कलेक्टर जो पैर दिख रहा है आपको, उससे मैंने कनेक्ट किया और उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्टर से RC2 लेना है और यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं अभी जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किए ना, मैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, है ना। अच्छा, एक वायर रह गया कनेक्ट करने का, वो ये वाला वायर है, ये वाला जहाँ पे हम आउटपुट देखने वाले हैं। तो ये वायर भी मैं कनेक्ट करके आपको फिर यहाँ पे वैल्यूज़ रख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैंने लिख डाली हैं। सो कैपेसिटर की वैल्यूज़ C1 C2 की, फिर RC1 की वैल्यू 22 है ना, RC2 की वैल्यू 2.2 एंड RB2 जो कि वेरिएबल है, अभी फ़िलहाल 22 रखा हुआ है, बाद में मैं इसको चेंज भी करूँगा, कभी 10 भी रखूँगा, कभी 4.7 किलो ओम भी रखूँगा, कभी मतलब अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल है, देखिए ना, इसमें एरो बना हुआ है, वेरिएबल है, उसको चेंज करना है तभी तो अलग अलग रीडिंग्स आएंगी, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे 1K रखा है R पे, है ना, और ये RB1 पे 10K रखा है। तो इस तरीके से जो है मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अब कनेक्शंस भी मैंने बाकी के बचे हुए कर दिए, बचे हुए इन द सेंस, ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर के 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। प्लस माइनस नहीं होता बाय द वे, इसमें ये साइन है, साइन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, AC इट्स एन AC ट्रिगर। AC ऑल्टरनेटिंग जो होता है तो वो साइन होता है या फिर वो स्क्वायर होता है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता यूजुअली, बट ठीक है। फिर भी जो ये ट्रिगर है, इसका जो रेड वाला है, वो रेड वाला आपको कहाँ कनेक्ट करना है, देखो रेड वाला जो कनेक्ट करना है कैपेसिटर में कनेक्ट करना है। तो मैंने कैपेसिटर का पैर छोड़ा था ना एक, ये देखो ध्यान से, तो कैपेसिटर का जो ये वाला पैर हमने छोड़ दिया था, ये वाला पैर, है ना। तो यहाँ पर हमने जो है ट्रिगर के लिए वायर हरा वाला लगाया था, राइट। तो ये हरा वायर आप देख सकते हैं कहाँ जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू द रेड वाला टर्मिनल, है ना। सो ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है साइन वेव जनरेटर, यही हमारा ट्रिगर है। तो ये वाला जो है हमने कहाँ लगाया हुआ है, कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो वाले पैर पे लगाया हुआ है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं। कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है। अब ये हो गया। अब लेकिन इसका जो ब्लैक वाला टर्मिनल है वो कहाँ लगाएंगे, तो जब कुछ भी ना दिया हो तो समझ जाने का कि इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ग्राउंड होगा ना, मतलब सबसे लोअर पोटेंशियल पे लगेगा। तो इसका जो ब्लैक वाला है, ध्यान से देखिए, इसका ब्लैक वाला वायर है ना, आप देख रहे हैं। तो इस वायर को ध्यान से देखिए कहाँ लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है, नीचे कहाँ पर, जहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल रहने वाला है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव आने वाला है, तो मैं वहीं पे लगाऊंगा, उसी को लोएस्ट पोटेंशियल कहेंगे, उसी को ग्राउंड कहेंगे, ठीक है। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अरे ये अलग कनेक्टेड है भाई, ये ऊपर की लेटी हुई लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर वाली में है। कौन सा, ट्रिगर का रेड वाला, और ट्रिगर का जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला, ये नीचे की लाइन में कनेक्टेड है। और यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट करना है माइनस। तो ये जो हमारी बैटरी DC पावर सप्लाई है, इसका जो माइनस है, ये है माइनस, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया है, इसी के बाजू में बिल्कुल बराबर में, दिख रहा है आपको, बिल्कुल नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर, यस। तो परफेक्टली मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका प्लस वाला है, ये वाला बैटरी का, इसका तो प्लस होता है ना, तो उसे मैंने ऊपर लगाना था, तो ऊपर लगा दिया है, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले। तो हमारा सर्किट कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट के लिए यहाँ से तो निकाल ही दिया था पैर, है ना, कहाँ से, कलेक्टर से। तो कलेक्टर जहाँ पे है वहीं पर से मैंने इसे निकाला हुआ है आउटपुट लेने के लिए। अब आउटपुट लेंगे किस पे, इस मशीन पे लेंगे जिसका नाम है CRO। तो CRO पे हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं। तो पहले चैनल पे हम लोग इनपुट देखेंगे। तो देखिए मैं इसका वायर जो है कहाँ ले गया हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसका जो वायर है, ये पहला वाला चैनल, तो पहला चैनल मैंने लगा दिया कहाँ पे, ट्रिगर पे लगाए, ताकि ट्रिगर की पल्स यहाँ पे हमको नजर आए। और दूसरा चैनल देखिए ये कहाँ गया है, तो दूसरा चैनल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ गया है, यहाँ। तो ये क्या है, अरे ये क्या है, ये देखो, एक उसका माइनस पैर होता है ना CRO का, और एक प्लस वाला पैर होता है। तो CRO के चैनल का जो एक माइनस एक प्लस है, तो प्लस वाला कहाँ लगाएंगे, प्लस वाला पैर कहाँ लगाएंगे, वही कलेक्टर के पैर पे। अरे जहाँ पे आउटपुट देखना है ना, अरे आउटपुट कहाँ देखना है, सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के पैर पे। तो यहाँ पे आउटपुट देखना है, तो यहाँ CRO का एक प्रोब लगाएंगे, और CRO का दूसरा पार्ट जो है वो कहाँ लगाएंगे, माइनस में। देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये मैंने माइनस जो है वो कहाँ, लोअर पोटेंशियल यहाँ है ना, नीचे है ना, नीचे, तो यहाँ लगाना है माइनस। अरे समझे कि नहीं समझे, कल के पुतलो, तो यहाँ पे लगाना है इसको। तो बहुत ही ईजी है। तो ये कनेक्शंस हमारे पूरी तरीके से हो चुके हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा व्यू में आपको आ रहा होगा। तो ये हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। तो बैटरी को 5 वोल्ट पे सेट करना है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी रह गई थी, जो गलती से मैं बता नहीं पाया था, वो ये कि आप यहाँ पर नीचे भी है ना, बेसिकली जंपर लगाइए। और जंपर लगाने के बाद, नीचे जंपर लगाने के बाद, अरे जो ये ट्रांजिस्टर है इसका एमीटर और दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर, दोनों को ग्राउंड कीजिए। ग्राउंड इन द सेंस लोअर पोटेंशियल पे ले जाइए। तो सबसे नीचे ही सबसे लोअर पोटेंशियल लगाया ना हमने, अरे इस लाइन में लगाया ना लोअर पोटेंशियल, समझ रहे हैं नहीं, हर चीज़ का माइनस जो है, हर चीज़ का, चाहे वो ट्रिगर हो चाहे बैटरी, उसका माइनस इधर लगाया हुआ है। तो ये आप ऐसा कनेक्शन कीजिए, मतलब उसका एमीटर को ग्राउंड कीजिए, इसके भी एमीटर को ग्राउंड कीजिए। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। अबे देखो एमीटर वाला पैर जो है उसी को मैंने ग्राउंड किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सर्किट में, देखो सर्किट में एमीटर
ग्राउंड है ना, ये इसका एमीटर भी ग्राउंड है, तो दोनों का एमीटर कनेक्ट करके आपको ग्राउंड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली मैंने सारी चीज़ें ऑन कर दी हैं एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये चीज़ फ्रेम रेट की वजह से आपको रुकी हुई नज़र नहीं आएगी, ये चलता हुआ आपको नज़र आएगा। बट एनीवे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये इनपुट ट्रिगर है, ये जो चैनल है CRO का, इस पर मैंने इनपुट लगाया हुआ है, ये देखिए ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट चैनल, तो आपको स्क्वायर वेव इनपुट दिख रहा है। तो जो CRO है वो इनपुट पे कनेक्टेड, देखिए इनपुट कैसा है, हमारा स्क्वायर वेव है। आप देख सकते हैं इनपुट ट्रिगर लिखा हुआ है ना, I/P ट्रिगर, I/P का मतलब क्या है, इनपुट। तो इनपुट ट्रिगर मतलब जो है स्क्वायर वेव हम लोगों ने दिया हुआ है, और वो जो ट्रिगर है उसकी वैल्यू हम लोग नोट डाउन करेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो अभी करेंगे। बट इनपुट ट्रिगर हम लोग ने दिया, वो स्क्वायर आया, और कलेक्टर पे जो शेप आना चाहिए, कलेक्टर पे वो शेप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे वाला जो शेप है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है, तो मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ, देखिए शेप दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला है ना, तो नेकेड इससे बराबर दिखता है, मोबाइल में इतना अच्छे से दिखता नहीं है। जैसे मैं ये टाइम बेस चेंज करूँगा, ये वापस से ऐसा थोड़ा फ्लिकर करने लगेगा मोबाइल के फ्रेम रेट के हिसाब से, क्योंकि मैच नहीं है इसलिए, देखिए फ्लिकर करने लगा है ना। सो एनीवे जो भी है, अब हमको शेप मिल रहा है, तो जो वो इनपुट है, और ये कलेक्टर पे जो आना चाहिए आउटपुट, पहले कलेक्टर पे, ये मैंने कहाँ लगाया हुआ है, पहले कलेक्टर पे लगाया हुआ है, VC1। तो VC1 मिल रहा है, ये समझ रहे हैं ना, कलेक्टर वोल्टेज जो है हमें नीचे से ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो केबल है ये कहाँ जा रहा है, ये जो केबल है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर है ना, तो ये तो बेसिकली लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है जिसमें हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। तो हमने कलेक्टर, पहले कलेक्टर पे लगाया हुआ है। अब मैं ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद, मतलब मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना, बाय द वे मुझे वो वेव प्लॉट करनी है, मुझे ये वाली वेव प्लॉट करनी है, मुझे प्लॉट करना होता है, ये ट्रेस करना होता है, समझ रहे हैं ना, उसको हमको बनाना है ग्राफ पेपर पे। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिए। तो हमें जो है ना जस्ट वो रैंडम कोई भी वोल्टेज नहीं लेना है, हमें ये जो वोल्टेज नोट करना है ये मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द आउटपुट लेना है। तो ये आउटपुट की जो लाइन अभी फ्लैट है बराबर, लेकिन जैसे ही मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा थोड़ा सा और, तब ये लाइन आने लगेगी, मतलब मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड, इनपुट ट्रिगर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गेट दी आउटपुट, वो हमें नोट डाउन करना होता है। तो अभी आउटपुट जैसे आ जाएगा फिर मैं नोट करूंगा, तो देखो मैं यहाँ से, ये जो लेवल होता है ना, लेवल, इसका जो लेवल स्विच होता है साइन वेव जनरेटर में, लेवल का मतलब होता है वोल्टेज, तो मैं लेवल जैसे बढ़ाऊंगा आप देखना कि वहाँ पे आउटपुट मुझे आ जाएगा। तो उसमें घुमा रहा हूँ, देखो आने लगा है ना, तो जहाँ पर जैसे ही आ जाए बस स्टॉप कर देना, तो दैट इज द मिनिमम वोल्टेज। तो ये मिनिमम इनपुट वोल्टेज है जिस पर मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो वो वोल्टेज कितना है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 1 पॉइंट कुछ कितना है, 1.6 के आसपास है, गेस थोड़ा सा इसे नीचे लेना होगा, ज़रा सा, चले नीचे ले लिया। सो अब ये आपको दिख रहा है 1.6 है, अरे देखिए ना ये 1 सेंटीमीटर है और ऊपर 3 लाइन्स हैं, तो वो एक एक लाइन 0.2 की है, तो 1.6 हो गया। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है आपका 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। अरे क्योंकि 1.6 इंटू 1 करेंगे तो 1.6 आएगा, तो इतनी जो हाइट है यही मिनिमम वोल्टेज है जिससे कि आउटपुट मिल रहा है, तो उसे मैं नोट डाउन कर लूँगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे मिनिमम इनपुट एम्पलीट्यूड फॉर ट्रिगरिंग द आउटपुट, इट इज़ 1.6 वोल्ट, ठीक है 1.6 वोल्ट है फॉर 22 किलो ओम का RB2 रेजिस्टर है ना। अरे RB2 जो रेजिस्टर है वो कौन सा हमने इस्तेमाल किया है, RB2 इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, ये RB2 है जो कि 22 किलो ओम का है। इसी को अगली बार बदलेंगे, अगली बार कर देंगे कितना, 10 कर देंगे, उसके अगली बार कर देंगे 4.7, ऐसे करके 3 रीडिंग्स आएंगी। लेकिन पहले अब मैं आपको सिर्फ एक ही रीडिंग पूरी तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरी एक ही तरीके से, मतलब एक ही रीडिंग पूरी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, अब जब आपने जो ट्रिगरिंग वोल्टेज लिया है उसका मिनिमम टाइम पीरियड कितना है ना, तो मिनिमम टाइम पीरियड वो देख लेते हैं। वो टाइम पीरियड देखने के लिए मुझे जो है इसको थोड़ा सा साइड में करना होगा, इसे साइड में मैं कर देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है। ये अब साइड में जब कर दिया तो आप इसकी चौड़ाई देखिए कितना जा रहा है, ये जा रहा है 1.8 के आसपास, कैन यू सी दैट, 1.8 के आसपास जा रहा है। थोड़ा सा अगर चाहें तो आप ये टाइम बेस चेंज करके थोड़ा और स्टेबल रीडिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है, तो इसको फिर थोड़ा सरकाना और पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं। लिसन, ये तो सिर्फ जूम करने का काम आता है, इससे कोई वोल्टेज या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, मतलब जो है वही आएगा, बस खाली इसमें दिखता अच्छा है, बड़ा होकर दिखता है, समझ रहे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसको आप अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 के बाद 5.6 के आसपास आ रहा है, 5.6
अरे चौड़ाई 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 कितनी आ रही है, वही टाइम पीरियड है ना, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो चौड़ाई 5.6 है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे है 1 मिली सेकेंड। अरे ध्यान से देखिए कितना है, 1 मिली सेकेंड है ना, 1 मिली सेकेंड। तो 5.6 इंटू 1, तो यहाँ पे मैंने 5.6 मिली सेकेंड जो है वो नोट कर लिया है, ठीक है। 5.6 मिली सेकेंड मैंने नोट कर लिया है। अच्छा, इसमें कहा गया कि इनपुट स्क्वायर वेव को 2 किलो हर्ट्ज का करो, ठीक है। तो मैं इसे भी चेंज कर रहा हूँ, 2 किलो हर्ट्ज कर देता हूँ। तो 2 किलो हर्ट्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो रखा है किस पे रखा हुआ है, ये भी नॉब, ये नॉब रखा हुआ है 20 से 200 हर्ट्ज। तो इस पर तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, इस पर नहीं आएगा। तो मुझे इसको ले जाना है इस पर, तो यहाँ पे ले जाऊँगा। तो ये लास्ट वैल्यू जो है 2 किलो हर्ट्ज है लास्ट, तो ये लो है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो कि है 0.2 किलो हर्ट्ज। 0.2 किलो, किलो का मतलब हज़ार को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। तो 200 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक, तो 200 हर्ट्ज यहाँ पे मिलेगा लो पे और 2000 मिलेगा हाई पे। तो पूरा हाई कर देता हूँ, 2000 लेके आ जाता हूँ, आ गया 2000 आ गया, है ना, मतलब 2011 के आसपास है। देखते हैं थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए। बहुत धीरे से इसे करना पड़ता है, या ऑलमोस्ट 2000 हो चुका है ना। अरे फिर कम हो गया, उंगली हटाते ही चेंज हो जाता है। चलिए हो गया, 2000 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। एनीवे, सो 2000 जो है हर्ट्ज पे हम लोग लेके आ चुके हैं। अब 2000 हर्ट्ज पे हमें जो है वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी इनपुट की 2000 रख के देखिए स्क्वायर वेव की, और फिर जो उसका टाइम पीरियड आएगा वहाँ पर, है ना, वो कैसे कैसे लिखेंगे, ये तो 1/f करना है, अरे 1/2 करना है, तो जो भी आएगा वो करना है। और कैलकुलेटेड कितना है आउटपुट का और ऑब्जर्व कितना आउटपुट का वो चेक करना है। तो अभी हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, लेकिन लेसन वेरी केयरफुली। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको जो है वो यहाँ नहीं रखना है, मतलब यानी कि ये जो पहला ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर है वहाँ आउटपुट नहीं देखना है। तो वहाँ से मैंने वायर खींच लिया और वायर यहाँ पे लाके लगा दिया। देखिए कहाँ पे लगा दिया है, यहाँ लगा दिया, ये वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम लोग? अरे मतलब आउटपुट कहाँ देखना है, कल के पुतलो इधर देखो, आउटपुट यहाँ पे इस कलेक्टर पे नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है। प्लॉट लेकिन क्या क्या करना है, प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, प्लॉट करने के लिए, सिर्फ प्लॉट करने के लिए। अरे ध्यान से देखिए, प्लॉट करने के लिए कहाँ कहाँ बोला है, एक तो बेस पे देखना है, पहले के बेस पे, पहले के कलेक्टर पे, है ना, पहले के बेस पे, पहले के कलेक्टर पे, दूसरे के बेस पे, दूसरे के कलेक्टर पे। तो प्लॉट करने के लिए चारों वेव्स देखनी है। तो वो चारों वेव्स बेसिकली मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। वो प्लॉट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए चारों वेव्स देखनी है, लेकिन आउटपुट देखना कहाँ पर है, कलेक्टर पे देखना है, दूसरे वाले कलेक्टर पे, VC2 पे, क्योंकि आउटपुट के लिए यहाँ पे हमने कहाँ दिखाया हुआ है, ये आउटपुट है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला जो कलेक्टर है, तो देखिए दूसरा वाला जो कलेक्टर था उसके यहाँ पे मैंने देखिए ये लगा दिया आउटपुट, है ना। अरे दूसरा जो कलेक्टर था भाई, तो वहाँ मैंने ये जो नीला तार लगाया है उस पर आउटपुट लगा दिया, तो वो CRO पे नज़र आ रहा है आपको। सो दिस इज़ माई आउटपुट, दिस इज़ माई आउटपुट एंड दिस इज़ माई बेसिक, दिस इज़ माई इनपुट, ठीक है। सो दिस इज़ माई इनपुट एंड दैट्स माई आउटपुट। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले कलेक्टर पे लगा के दिखाया था मिनिमम वोल्टेज, यहाँ पे भी मैं मिनिमम वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखिए मैं ये 1.6 आपको दिख ही रहा होगा, 1.6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए 1.6, तो ये 1.6 है। अगर मैं इसे और कम कर दूंगा तो आउटपुट वेव गायब हो जाएगी। देखिए कम किया मैंने, गायब हो गई। इसको मैंने कम किया लेवल को, तो आउटपुट वेव गायब हो गई। अब थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो देखिए आ जाएगी, देखिए बढ़ाया तो आ गई, है ना। तो 1.6 ये बिल्कुल परफेक्ट है जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.6, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये जो पीरियड है ये 2 किलो हर्ट्ज पे रखने पे कितना है, 0.5 मिली सेकेंड, ये इनपुट स्क्वायर वेव का है। अरे इनपुट स्क्वायर वेव का जो पीरियड है 2000 पे रखने पे कितना आएगा टाइम पीरियड आएगा कितना, 0.5 मिली सेकेंड्स, 0.5 मिली सेकेंड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये तो कैलकुलेशन से देखना है, कोई CRO पे देखना नहीं है, ये तो कैलकुलेशन पे आएगा। लेकिन अगर आपको CRO पे देखना हो, CRO पे भी देख लो, ये देखो 1 2 3 4 5, अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा, अरे ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ टाइप का, समझ रहे हो, ये ऊपर का है ना और ये नीचे का है। तो बेसिकली पूरा मिला के 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0.1 से, तो 0.1 मिली सेकेंड, समझ रहे हो, 0.1 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 0.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो इनपुट है ये ट्रिगर है, वो आपको वहाँ से नहीं निकालना है, वो आपको खाली बस यहाँ पे कैलकुलेशन से लिखना है। अरे क्योंकि बोला गया कि इनपुट 2 दे दो, है ना, 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज दिया तो उतना ये पीरियड ऑफ द वेव है इनपुट का। लेकिन आउटपुट का जो विड्थ है वो हमको देखना है, आउटपुट का। तो आउटपुट की विड्थ हमको पूरी नहीं देखनी होती, आउटपुट की विड्थ सिर्फ इतने पार्ट की देखनी होती है, सिर्फ इतने पार्ट की वेव की आपको जो है मतलब विड्थ देखनी होती है। आउटपुट की पल्स विड्थ, देखो इसमें क्या लिखा है, आउटपुट की पल्स विड्थ चाहिए, TP सिर्फ पल्स विड्थ।
टोटल टाइम पीरियड नहीं चाहिए तो पल्स विड्थ ये है। तो ये पल्स विड्थ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले इनपुट वाले को हटा दूँ थोड़ा दूर। इनपुट वाला जाओ भाई, ये आउटपुट वाला आ गया। तो आउटपुट वाले को मैंने बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अब आप देखिए यहाँ से देखिए कितना 1.6 है ना, 1.6 है। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मिली सेकेंड, यानी कि 0.16 मिली सेकेंड मेरा जो है आउटपुट पल्स विड्थ आ चुका है। तो अभी मैं वो नोट कर लेता हूँ। तो मैंने नोट कर लिया, ऑब्जर्व पल्स विड्थ इज 0.16 मिली सेकेंड। अब चलिए कैलकुलेटेड देखते हैं कि कैलकुलेटेड से हमारा मैच होता है कि नहीं होता है। तो कैलकुलेटेड से देखेंगे तो कितना होगा भाई, अपना है 0.7 मल्टीप्लाइड बाई RB2 मतलब यानी कि मेरा 22 किलो ओम्स है। सो 22 इंटू 10 रेस टू 3, 22 किलो ओम है ना। फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना है, मल्टीप्लाइड बाई C2 कितना है मेरा 0.01, सो 0.01 ठीक है इंटू 10 रेस टू व्हाट -6, 0.01 माइक्रोफैराड है ना, देखो ठीक है। 0.01 इंटू 10 माइनस 6, तो आंसर कितना आ रहा है 1.54 इंटू 10 -4, यानी कि 0.154 मिली सेकेंड, या फिर 0.15, 4 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो 0.15 मिली सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो 0.15 मिली सेकेंड, समझे कि नहीं समझे। तो 0.16 मिली सेकेंड ऑब्जर्व्ड आया हमें, ऑब्जर्व्ड, और जो बेसिकली कैलकुलेट आया वो 0.15 है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि एक और रीडिंग आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ। तो मैं 4.7 वाली निकाल के दिखा देता हूँ। 10 वाला आपका असाइनमेंट है, आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो मैं 4.7 वाले आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले सब वेव्स अलग अलग जगह पे आपको ये वेव्स आ रही है कि नहीं आ रही है मैं दिखा देता हूँ। और ये वेव्स आपको ना एज इट इज प्लॉट करना है ग्राफ पे, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा नहीं। बच्चों ने जो किया मैं वही वाला आपको ग्राफ दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल ये सारी वेव्स आ रही है कि नहीं आ रही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इनपुट ट्रिगर, तो पहले तो आपको ये दिख ही रहा है इनपुट ट्रिगर। ये इनपुट ट्रिगर का जो शक्ल है देखिए, ये इस जैसी शक्ल है ना इनपुट ट्रिगर। अब बेस पे क्या आ रहा है, पहले वाले के बेस पे, तो पहले वाले के बेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारा CRO का पाँव है उखाड़ लेते हैं, उखाड़ लिया पाँव, और देखिए CRO गायब हो गया। CRO का जो आउटपुट जो आ रहा था वो गायब हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बेस पे। तो इसका बेस भैया किधर है, इसका बेस है इधर डायोड के बाजू में, इसका बेस डायोड के बाजू में है, करेक्ट। तो यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ लगाते ही मुझे देखिए वहाँ पे कुछ आने लगा, दिख रहा है। अरे वो थोड़ा सा आपको हिलते हुए दिख रहा है, मोबाइल के थ्रू दिखता है हिलते हुए। अब थोड़ा सा वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया, बिकॉज वो एकदम मिनिमम वोल्टेज पे रखा हुआ था, ज़रा सा बढ़ा दिया, एकदम ज़रा सा, तो बिल्कुल स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये आपको बेस पे दिखा। अरे हाँ क्या ना, बेस पे यही चाहिए था ना भाई, एकदम छोटू छोटू सा। तो बेस पे जो है वोल्टेज वो आपको दिख गया। तो यही वोल्टेज ये सब है ना, आपको नोट डाउन करके ना एज इट इज ग्राफ में बना देना है। अबे जो दिख रहा है क्या बना नहीं सकते हो क्या, ग्राफ पे भी आपके ऐसे 1, 2, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके बॉक्सेस होते हैं, इस पर भी CRO भी बॉक्सेस हैं, सेम टू सेम बॉक्सेस का बना दो ना, क्या बड़ी बात है। तो बेसिकली ये आपको बना देना है, खाली इसे बनाने के लिए, इसका कोई काम हमको कैलकुलेशंस में नहीं है। अब पहले वाले ये कलेक्टर पे जाते हैं, बेस पे तो चले गए थे, अब कलेक्टर पे जाते हैं। पहले वाले कलेक्टर पे, तो कलेक्टर वाला तो अब यहाँ से CRO का पाँव उखाड़ना पड़ेगा। ये CRO का पाँव है, आप लोग को यकीन है कि नहीं कि ये CRO का पाँव है। अबे देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये कहाँ जा रहा है, ये देखो कहाँ जा रहा है, ये केबल में जा रहा है, इस केबल में। ये केबल कहाँ जा रहा है, इस केबल को फॉलो करो, तो केबल कहाँ जा रहा है, ये देखो, ये दिखा है ना, तो इसमें जा रहा है। तो इस CRO, समझे कि नहीं। तो CRO का जो पाँव है, अब उठा के हम कहाँ डालेंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसको कलेक्टर पर डालेंगे। बेस पे तो हो गया, कलेक्टर पर डालेंगे। आप फिर से देख लीजिए कि वेव गायब हो गई, देखिए वेव गायब हो गई। अब इसे उठा के हम डालेंगे कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पे डाल दिया हमने कलेक्टर, तो देखिए आ गई वेव, आई कि नहीं आई। तो बेसिकली ये वेव आ गई, जो कि इस जैसी दिख रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिख रही है। लेसन वो फ्रीक्वेंसी में चेंज करूँगा तो दिखाई भी दे देगी, लेकिन इस पर नहीं दिखाई दे रही है। इट्स ओके, वो होता है कभी कभार। बेसिकली वो सब क्या होता है ना, सब वैल्यूज़ हमने कितनी दी, कितना ट्रिगर दिया, क्या कंपोनेंट्स लगाए, उस पर ऐसा दिख रहा है। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल इस वेव में क्या हो रहा है कि राइज हो रही है, फिर फ्लैट हो जा रही है ना, फ्लैट हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये ना राइज होती ही चली जा रही है आखिर तक, है कि नहीं। तो अगर मैं देखिए अभी आपको थोड़ा सा बदल के दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी, आपको वैसी वेव दिखाई देगी। ये देखिए है ना, अब ये राइज होती ही नहीं जा रही है, बल्कि एक जगह पे देखिए ऐसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। देखिए पीछे लेके आता हूँ, अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, देखा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा है ना, इनपुट आपने क्या दिया, कैसा मतलब आपने कंपोनेंट्स लगाया, उन सब बातों पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट एनीवे तो आपको समझ में आ गया। तो जो आपको मिल रहा है, लिसन, आप ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐसा दिया तो ऐसा लाने की कोशिश, मतलब बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो आ रहा है आप वो लिखिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू चेंज थिंग्स। आपके कंपोनेंट्स जो कह रहे हैं, आपका सर्किट जो कह रहा है,
आप उसके खिलाफ मत जाइए। आप बिल्कुल जैसा, अगर आपको डायरेक्टली ऐसा राइज आ रहा है, अगर इस तरीके का राइज आ रहा है आपको इस तरीके का, तो आप ऐसा ही बनाइए। तो ये हो गया VC1। इसे बनाने के लिए काम का है, कैलकुलेशन में कोई काम का नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, दूसरे वाले मतलब दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के हम लोग बेस पे आते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे मैं आपको ले आता हूँ। भाई निकालो इसका पैर, उखाड़ो इसका पैर भी बहुत सोच समझ के उखाड़ना पड़ता है, डर लगता है पूरा ना हिल जाए। ओके, तो ये लेके अब इसके बेस पे लगाएंगे। चलो आ जाओ इसके बेस पे। तो बेस कहाँ है इसका, यहाँ इसका बेस है इस रजिस्टर पे, है ना, बेस रजिस्टर RB। तो यहाँ पर तो इसके बेस पे लेके आया, तो शक्ल कैसी आनी चाहिए थी, ऐसी आनी चाहिए थी, है ना, ऐसे इस तरीके से, फिर ऐसा स्पाइक, फिर ऐसा, फिर इस तरीके से स्पाइक, फिर फ्लैट। अरे पहले डाउन स्पाइक है फिर फ्लैट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है, यस यस यस, देखो आ गया है क्या नहीं, परफेक्ट। अच्छा अब ग्राफ में देखो कैसा बना हुआ है, देखो ग्राफ में ये है बेस लाइन, और बेस लाइन से थोड़ा ऊपर है और ज़्यादा नीचे है ना। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे पता चलेगा, आप क्या करोगे, जो काला बटन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड, इसको दबा दो, इसको दबा दो, इसको दबा दिया, इसको कहीं तो सेट करो। देखो जैसे मैंने इसको इधर सेट कर दिया बीच में। अच्छा ये वाले को इनपुट को हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दिया, इनपुट को हटा दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ अब ये जो है इसको मैं एक्जैक्टली बीच में रख रहा हूँ। अब ग्राउंड से हटा रहा हूँ। ग्राउंड, अरे ग्राउंड ने क्या किया था मालूम है, जो सिग्नल इसको आ रहा था ना, जो सिग्नल आ रहा है, अरे सर्किट से जो सिग्नल उसको आ रहा है उसको कट कर दिया। ग्राउंड से हटाते हैं, सिग्नल वापस आ जाएगा। तो देखो, तो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, बाकी सब नीचे है। देखो ये ग्राउंड लाइन है, थोड़ा ऊपर ज़्यादा नीचे आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल परफेक्ट। तो VB2 भी आ चुका है। अब जाते हैं VC2 पे, मतलब वही जहाँ पे पहले थे वहीं लौट जाते हैं। तो यहाँ से निकालिए और कलेक्टर पे जाइए। तो ये हम पहुँच गए कलेक्टर पे। तो भैया ये आ गए हम कलेक्टर पे। तो देखिए कलेक्टर पे पहुँच गए, तो आपको इस तरीके से कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अरे भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये है पल्स विड्थ TP, जो आपको यहाँ पे निकालना है TP, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग ने ये निकाल चुके हैं। अच्छा आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये देखिए, ये सब चीज़ें हमारे स्टूडेंट ने करके रखी हुई हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इनपुट पे होना चाहिए स्क्वायर। बच्चे हैं ना, बच्चे पहले से सब चीज़ें बना के रखते हैं, करामात करके रखते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है इनपुट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारा इनपुट स्क्वायर है, ये देखो किधर गया भाई, इनपुट स्क्वायर है ना। ये आउटपुट को हटा देता हूँ। तो इनपुट स्क्वायर होना चाहिए। तो इनपुट स्क्वायर है हमारा, हाँ है। तो इनपुट स्क्वायर है, तो ये इनपुट यहाँ पर इस डायोड के ये वाले पैर पर, है ना, इस डायोड के ये वाले पैर पर बेसिकली स्पाइक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्पाइक आना चाहिए। तो चलिए स्पाइक मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम डायोड के पैर पे लेके जाते हैं, इसे उखाड़ते हैं यहाँ से CRO को, और जो है डायोड के पैर पे लेके आते हैं। कहाँ है डायोड का पैर, इधर है डायोड का पैर। सो ये आ गया डायोड का पैर। तो अरे कहाँ गया भाई, कुछ तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा ऊपर लाना पड़ेगा, गायब हो गया। हाँ आ गया ना स्पाइक। अरे देखो स्पाइक ही है वो, अरे अब दिखेगा, दिख रहा है स्पाइक, नहीं दिख रहा है, ये देखो अब दिख रहा है स्पाइक, क्या नहीं दिख रहा है। यस इट्स अ परफेक्ट स्पाइक। इसको हटा देता हूँ। ये देखो इसको स्पाइक, अरे सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा था वो खाली, आई एम सॉरी। ये देखो स्पाइक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये देखो अब दिख रहा है स्पाइक, क्या नहीं दिख रहा है। अबे हाँ ठीक है, मतलब ऐसा ही है, ये स्पाइक है, स्पाइक है ये, ठीक है। डाउन स्पाइक है, देखो ऐसा ऐसा नीचे गया, ऐसा गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा आया। ये देखो डाउन, फिर ऐसा राइज, फिर एकदम राइज, फिर डाउन, है कि नहीं। अरे अकल के पुतलो, ऐसा स्पाइक आना चाहिए। दिख रहा है स्पाइक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसकी शक्ल ये देखो, इतना छुपा रहा हूँ मैं, इतना छुपा रहा हूँ। इसकी शक्ल दिख रही है आपको, हाँ क्या ना, ऐसा ऊपर है, फिर फ्लैट है, फिर नीचे है ना, फिर फ्लैट है, बराबर। देखो यहाँ देखो, ये देखो दिख रहा है, सीधा नीचे आया, फ्लैट है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं। मतलब अरे थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा घूमा फिरा है, लेकिन स्पाइक ही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ स्पाइक। तो ऐसा अगर स्पाइक्स आ रहे हैं हमको, डायोड पे जो स्पाइक चाहिए वो आ रहे हैं। अच्छा अब डायोड का जो दूसरा पैर है आउटपुट, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये ऐसा गया, फ्लैट हो गया, नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फ्लैट है ना। अरे ऊपर आके फ्लैट हो गया, फिर से ऊपर गया। वही चीज़ यहाँ पे भी तो हो रही है ना भाई, कि ये नीचे गया, फ्लैट हो गया, फिर और नीचे गया, फिर ऊपर आके फ्लैट हो गया, है ना। अबे हाँ क्या ना, ये वही स्पाइक है भाई, यकीन करो मुझ पर, ठीक है, स्पाइक्स वही है। चलो एनीवे, सो दीज आर द स्पाइक्स। तो जो आना चाहिए बच्चे ने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से लिख के रखा है कि डायोड के इस पैर पे आना चाहिए। अच्छा डायोड के इस पैर पे बच्चा कंफ्यूज है, बच्चे ने लिखा है कि ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए, तो एक्चुअल में ये आता है, ठीक है। तो डायोड के दूसरे पैर पे मैं दिखाता हूँ, तो बच्चे ने लिख के रखा है, बट पता नहीं अपने आप ही लिख के रखा है, मुझसे पूछा भी नहीं है, वरना मैं उसको बता देता कि बेटा ये आंसर आएगा। सो मैं दिखा देता हूँ आपको डायोड के दूसरे पैर पे। तो यहाँ से निकालते हैं, और डायोड का जहाँ दूसरा पैर है
वहाँ लगाते हैं, तो वहाँ लगा देते हैं। तो देखिए देखिए डायोड के दूसरे पैर पे कैसा आ रहा है आपका आउटपुट, इस तरीके से आ रहा है ना। तो ये आएगा आपका, तो डायोड के दूसरे पैर पे ये आएगा। आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, ये क्या बोला है, कलेक्टर पे लगा के ये आना चाहिए। हाँ, तो वो तो आया ना, हमारा ऐसे ही तो आया। अरे गोल घूम के हमारा आया ना, ऐसा करके वो सर राइज हो रहा था, तो ये तो आया कलेक्टर पे। ठीक है, और क्या बोला है, इसके बेस पे ऐसा डाउनवर्ड स्पाइक ऐसा कुछ आना चाहिए क्या? नहीं, बेस बोला है ना, बेस पे ऐसा आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है ना, तो यही आया था हमारा बेस पे। अरे हम चेक कर चुके हैं भाई, हम चेक कर चुके हैं। ये देखो अकल के बदलो, ये जो है बेसिकली हम लोग चेक कर चुके हैं पहले ही। सो कलेक्टर पे एक बार लगा के वापस दिखा देता हूँ VC1। तो VC1 कैसा आएगा, ध्यान से देखना। कलेक्टर पे लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, लग गया, लग गया। ये देखो कलेक्टर पे वापस एक बार आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, कलेक्टर पे VC1, फिर उसके बाद में यहाँ का बेस किधर गया, बेस। हाँ, ये बेस, ये देखो दिख रहा है। हाँ, क्या नाकल के बदलो, कह रहा है बेस। तो बेस पे बोला है ना, यही कैसा आना चाहिए बेस पे, और फाइनली वापस से कलेक्टर पे ही आना चाहिए। तो यहाँ से हटा के कलेक्टर पे लगाता हूँ, तो ये आ गया, है कि नहीं? परफेक्ट, तो ये आ गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। अरे हाँ के ना, अब दूसरा वाला रीडिंग लेके दिखाता हूँ। ये वाला कौन सा वाला, 4.7 वाला। तो पहला वाला तो मैंने कर दिया, अब सेकंड वाले पे आते हैं। एक चीज़ जो आपको मनी मन सता रही होगी वो ये है कि इनका जो है, जो बच्चों ने किया था, इनका ये और ये लगाया है। सो लिसन, इनको 2 आया, मेरा 1.6 आया, बराबर है। मुझे 1.6 आया ना भाई, ये देखो मुझे 1.6 आया, और मुझे टाइम पीरियड 5.6 मिली सेकेंड आया, जबकि इनको 0.14 मिली सेकेंड आया। अरे 1.4 इंटू 10⁻⁴ का क्या मतलब है? 0.14 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.14 मिली सेकेंड, और मुझे कितना है 5.6 मिली सेकेंड। तो आप उससे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पहली बात तो एक बात बता दो सिंपल सी स्टूडेंट लोगों की भाषा में, वो ये है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। पहली बात तो इसका कोई यूज़ नहीं है कैलकुलेशंस में, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज हर ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, हर ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। और ऊपर से बच्चों के करने में भी थोड़ी सी गलती हो सकती है। बच्चे 2 पे लेके आ गए तो उन्हें एकदम स्टेबल मतलब आउटपुट मिला होगा, तो उन्होंने 2 नोट कर लिया, बट मुझे 1.6 के आसपास ही मिल गया आउटपुट, तो इसलिए मैं 1.6 पे रुक गया। तो यहाँ पे फ़र्क हो सकता है, तो आप इस बात पे ज़्यादा गौर ना करें। ठीक है, आप लोग का मेन जो है यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। 2 किलोहर्ट्ज़ पे रखिए, वो 0.5 मिली सेकेंड्स है, और फिर ये जो कैलकुलेटेड वाला है और ऑब्जर्व वाला है ये सेम आना चाहिए। तो चलिए एनीवे बढ़ते हैं हम लोग 4.7 की ओर। तो 4.7, तो भैया इसे उखाड़िए। किसे उखाड़ेंगे? पहले तो उखाड़ने से पहले इसे बंद करेंगे। ठीक है, ज़रा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बंद कर दिया, बिल्कुल है कि नहीं, बंद कर दिया। तो अब यहाँ से निकाल देंगे ये जो 22 किलो ओम वाला है ना, RB2 जो है 22 किलो ओम, इसे हटाएंगे और लगाएंगे 4.7 वाला। 4.7 देखो, येलो वायलेट रेड, 4.7 येलो वायलेट रेड, तो इसे लगा देंगे। तो लगा दिया इसे, कहाँ लगाया भाई? बेस में, और ये जो 5 वोल्ट जहाँ बैटरी लगती है वहाँ, है ना। तो ये इसे 4.7 वाले को लगा दिया, बस दैट्स इट। तो ऐसे 3 बार लगाना है यार। एक बार 4.7, पहला क्या लगाया था हमने 22, और फिर एक बार 10 भी लगाना है। तो 22 किलो, 10 किलो और 4.7। तो अभी मैं 4.7 वाला कर रहा हूँ। चलिए इसे ऑन कर देंगे, ऑन। तो यहाँ पर हमें देखिए वापस से इनपुट तो आया बट आउटपुट नहीं आया। तो आउटपुट के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेवल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, लेवल मैं बाद में चेंज करता हूँ। कहाँ पे ले आके मालूम है? इसमें क्या बोला गया है, 4.7 के लिए कितना रखो, 10 रखो, है ना। 10 पे ले आके करता हूँ। तो पहले 10 इससे ले जाते हैं। 10 पे कैसे ले जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो ये 2 से 20 किलो हर्ट्ज़ दिख रहा है, तो 2 से 20 किलो हर्ट्ज़ पे ये रखा हुआ ही है। ठीक है, तो 2 से 20 किलो हर्ट्ज़ पे रखा, यहाँ पे करेंगे 10, इसको 10 बनाएंगे। तो हाई की तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ जा रहे हैं, हाई की तरफ जा रहे हैं। अरे इधर लो लिखा है, उधर हाई है, तो हाई की तरफ जा रहे हैं। हाई की तरफ पहुँच के 10 के पास पहुँचना है। 10 पे कहाँ पहुँचना है? 10 पे पहुँचना है। आया 10 ऑलमोस्ट, या 10 आ गया। सो 10 आ गया है। तो 10 पे अब हम क्या करेंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अच्छा बाय द वे, इनपुट थोड़ा बड़ा कर दो, मोटा, इससे टाइम बेस चेंज करके जूम कर दें। और इससे है ना कुछ वोल्टेज बढ़ता कम नहीं होता है, खाली क्या होता है कि जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, हाँ। अब इससे जो है हम लोग वोल्टेज चेंज करके नीचे आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे। बढ़ा रहे हैं। देखो मैं लेवल को बढ़ाते रहा हूँ, सिर्फ इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसा घुमा रहा हूँ, कैसा क्लॉकवाइज, तो ये बढ़ता जाएगा। बढ़ाते ही जा रहा हूँ। आ गया। सो आउटपुट आ गया।
तो वो मिनिमम वोल्टेज जिसका आउटपुट आ जाए वो हमें बस खाली नोट करना होता है। ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट हमें आ चुका है। तो कौन कितना है ट्रिगर इनपुट, वो ट्रिगर इनपुट हमको ये जो है नोट कर लेना होता है ना, ट्रिगर इनपुट वोल्टेज। तो खाली ये कॉलम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना आया देखिए ज़रा, इसकी हाइट जो है कितनी आई है, इसकी हाइट को अगर गौर से देखा जाए, अच्छा रुकिए अभी वो आ रहा जा रहा है ना, तो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ज़रा से ताकि वो स्टेबल रहे। हाँ अब ठीक है, अब स्टेबल रह रहा है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट 1 2 3 3.6 के आसपास आ रहा है। कैन यू सी दैट 3.6 के आसपास आ रहा है। और इस लाइन को, पूरी लाइन को जैसे देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 के आसपास आ रहा है। तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट्स पर डिवीजन कितना 1 है, तो 3.6 वोल्ट पे मारा है। तो देखो इन्होंने बच्चों ने जब किया था उनको 2.6 पे आ गया था, मुझे 3.6 पे आ रहा है। अरे दैट्स ओके, ठीक है। तो 3.6 हमने नोट कर लिया, और उस टाइम पे जो टाइम पीरियड आ रहा है वो भी नोट कर लो। सो 3.6 तो हो गया। अब इसे थोड़ा साइड में करके नोट करो टाइम पीरियड कितना है। सो टाइम पीरियड जो आ रहा है वो नोट कर लेंगे कितना भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो टाइम पीरियड जो है 1 2 3 4 4.4 के आसपास है ना, 4.4 के आसपास है या 4.6 है बेसिकली। थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए तो 4.6 लग रहा है, क्या करेक्ट, इट्स 4.6 इंटू ये कितना है, तो 20, अच्छा माइक्रो सेकेंड में 20 माइक्रो सेकेंड। तो 4.6 इंटू 20 माइक्रो करना है ना, माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶ हुआ -6 करेक्ट। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9.2 इंटू 10⁻⁵ यानी कि 0.09 है ना, 0.09 मिली सेकेंड, 0. तो इस तरीके से आप बाकी का भी पार्ट कर लेंगे। आई होप, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर देना। बाय द वे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट भी आपको दिखा दिया है, इनपुट भी दिखा दिया है, ये सारी चीज़ें आपको करके पूरी तरीके से दिखा दिए। तो अभी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं पूरा। मैं सिर्फ जो बच्चों ने जो बेसिकली ग्राफ प्लॉट किया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों ने जो ग्राफ प्लॉट किया उसे एक बार ध्यान से बस गौर से देख लीजिए। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये बच्चों का बनाया हुआ ग्राफ्स है ना, सारी चीज़ें, इनपुट, फिर फर्स्ट बेस, फर्स्ट कलेक्टर, सेकंड बेस, सेकंड कलेक्टर, है ना। तो ऐसे करके आपको पूरे टोटल 5 ग्राफ्स बनाने हैं एक ही ग्राफ पेपर पे। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो आई होप कि आपको ट्रांजिस्टराइज्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना भूल गया वो ये है कि देखो यहाँ पर है ना एक और चीज़ की जा सकती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि वो मिनिमम वोल्टेज जहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है ना, ट्रिगर का वो मिनिमम वोल्टेज जहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है वो वोल्टेज तो हम नोट कर ले रहे हैं, और उसी का हम लोग उसी वेव का हम लोग टाइम पीरियड भी देख ले रहे हैं जो वेव आ रही है ना। मतलब उसी वेव का हम लोग चौड़ाई यानी कि टाइम पीरियड भी नोट कर ले रहे हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्टेज कम करूं तो इनपुट का, देखो इनपुट का वोल्टेज मैं कम कर रहा हूं तो आउटपुट गायब हो गया है ना। तो आउटपुट गायब हो गया। अब जो इनपुट का जो टाइम पीरियड है उसी को मैं नोट कर ले रहा हूँ एज अ मिनिमम टाइम। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट थोड़ा सा फर्क होगा। वो ये है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले तो आपको समझ में आएगा कि एक मिनिमम वोल्टेज देना पड़ेगा इनपुट में, तब जाके आपको आउटपुट आएगा। तो देखिए अब आउटपुट आ गया, तो ये मिनिमम वोल्टेज हो गया जो आपको देना पड़ा। वो हाइट आप नोट कर लेंगे जो कि हमने नोट भी की थी, 3.6 हमारी आ रही थी, ठीक है। और वहीं पे हमने टाइम भी नोट कर लिया। तो ये जो चौड़ाई है ये हमने नोट कर ली। एक तो ये तरीका हो गया। अब ये दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर ये टाइम पीरियड नोट नहीं करना है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी थोड़ा बदल के देखें कि आउटपुट कब गायब हो जा रहा है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। देखिए ये लेकिन करना है मिनिमम वोल्टेज आने के बाद। तो मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ। ये देखिए गायब हो गया, आउटपुट गायब हो गया। तो बेसिकली आपको ये नोट कर लेना है, समझ रहे हैं। तो आपको ये वैल्यू नोट कर लेनी है। अच्छा वैसे इसको उल्टा डायरेक्शन में घुमा के मैं वापस आउटपुट लाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं ज़्यादा आगे निकल गया हूँ। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए जहाँ पर हमें जो है बेसिकली आ जाए, आउटपुट आ जाए, है ना। वो मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में जाता हूँ। देखिए आ गया है कि नहीं। तो आपको ये वाला नोट कर लेना चाहिए जो भी वैल्यू आई है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि देखो इससे आगे जाओगे तो फिर आप कितना भी करोगे तो आउटपुट जो है वो तो गायब ही है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप पीछे आ जाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो आपको ये नोट कर लेना है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इससे आपको टाइम मतलब ये जो आ गया ना ये टाइम पीरियड, अब आपको टाइम पीरियड निकाल लेना कि जिस टाइम पीरियड पे आउटपुट गायब हो जा रहा है, समझे? तो वो चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ज़रा सा 19-20 रहेगा। एनीवे कैलकुलेशन में ये कहीं है नहीं तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात जो आपको मैं और बताना चाहता हूँ वो ये है कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसे क्यों बोलते हैं। रीज़न ये है कि देखो, अब जैसे कि ट्रांजिस्टर को पकड़ लो, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये अपने स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल स्टेट में यहाँ से लेके यहाँ तक कब तक? जब तक के ना ट्रिगर नहीं आ जाता। जैसे ही ट्रिगर पल्स आ गई, जैसे ही ट्रिगर पल्स आ गई, ये जो है क्वाजी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। ये है स्टेबल स्टेट, ये है क्वाजी स्टेबल स्टेट। क्वाजी स्टेबल का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में स्टेबल नहीं है बट कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहने वाला है। और वो कितने टाइम के लिए स्टेबल रहने वाला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर को चार्ज होने को कितना टाइम लगता है। तो कैपेसिटर के जो चार्जिंग टाइम्स हैं, जो चार्जिंग टाइम्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितनी देर तक, यानी कि आरसी कंपोनेंट है ना, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कंपोनेंट, वो डिसाइड करता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्वाजी स्टेट में कितनी देर तक के लिए रहने वाला है। और जैसे वो टाइम क्रॉस हो जाएगा वो वापस अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें एक ही स्टेबल स्टेट है जो कि ये वाला, ये स्टेबल स्टेट है। ट्रिगर मिला, ट्रिगर मिला तो जाता है क्वाजी स्टेबल स्टेट में, लेकिन कुछ देर बाद फिर से स्टेबल स्टेट में लौट आता है। तो इसका एक ही स्टेट स्टेबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोस्टेबल। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जिसका नाम है बाइस्टेबल। और उसके अंदर ऐसा होगा कि बेसिकली मतलब यानी कि ये रहेगा हमेशा अपने एक स्टेट में, जैसे ही ट्रिगर मिलेगा चला जाएगा दूसरे स्टेट में और फिर उधर ही हमेशा रहेगा, नीचे वापस नहीं आएगा। और जब तक कि उसे वापस एक और ट्रिगर नहीं दे दिया तब तक वो स्टेट बदलेगा नहीं। तो यानी कि जब ट्रिगर मिलेगा तो स्टेट बदलेगा, ट्रिगर नहीं मिलेगा तो स्टेट नहीं बदलेगा। तो उसे कहते हैं बाइस्टेबल, यानी कि उसका ये स्टेबल, ये भी स्टेबल स्टेट है, वो वाला भी स्टेबल स्टेट है, ये भी स्टेबल रहेगा, वो स्टेट भी स्टेबल रहेगा, ये स्टेट भी स्टेबल है। समझ रहे हैं? तो यानी कि जब जब उसे ट्रिगर दिया जाएगा तब वो स्टेट चेंज करेगा। अच्छा, ऐसा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में नहीं था। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या था ना कि ट्रांजिस्टर हमेशा मतलब स्टेट्स बदलते रहते हैं। तो यानी कि उनको ट्रिगर की कोई जरूरत नहीं, हमने ट्रिगर अप्लाई किया भी नहीं था। तो ट्रांजिस्टर्स जो है यानी कि हमेशा अपना स्टेट बदल रहे थे, हमेशा अपना स्टेट बदलते जा रहे थे हमेशा। यहाँ पे ट्रिगर दोगे तो स्टेट बदल रहा है, अगर आपने ट्रिगर गायब कर दिया तो वो एक ही स्टेट में रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अस्टेबल में वो स्टेट बदलता रहेगा, है कि नहीं? तो अभी आप फर्क समझिए। ये देखिए, ये अस्टेबल था तो इसमें ये ट्रांजिस्टर जो है जब हाई है तो ये वाला लो है, और जब ये वाला लो है तो ये वाला हाई है। तो ये हमेशा मतलब स्टेट्स बदलते रहेंगे, इनका कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। और जबकि हमने कोई इनपुट ट्रिगर भी नहीं दिया है तो भी इनका स्टेट बदलता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका अस्टेबल। अब मोनोस्टेबल में देखिए, तो मोनोस्टेबल के अंदर जब ट्रिगर मिलता है, सुनिए, जब ट्रिगर मिलता है तब जाके ये वाला ट्रांजिस्टर जो है दूसरे स्टेट में गया, है ना। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर जो स्टेट में था उससे वो दूसरे स्टेट में चला गया ट्रिगर मिलते ही। लेकिन जैसे ही ट्रिगर बेसिकली यानी कि ट्रिगर मिला वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका जो स्टेट का जो मतलब टाइम जो था, क्वाजी स्टेट का जो टाइम है, जैसे हम पल्स विड्थ कहते हैं, तो पल्स विड्थ का टाइम क्रॉस हुआ तो वापस इसने स्टेट स्विच कर लिया, वैसे इस ट्रांजिस्टर ने भी स्टेट स्विच कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली वो ये जो है इसको राइजिंग टाइम तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो एनीवे वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, खाली इतना याद रखिए कि अगर ये ट्रिगर कभी नहीं आता तो ये वाला बंदा जो स्टेट में है वही स्टेट में हमेशा रहता, और ये वाला बंदा जो स्टेट में है वो हमेशा वही स्टेट में रहता। तो ये फ़र्क है आपका बेसिकली, पहले तो एक अस्टेबल में और एक मोनोस्टेबल में। बाइस्टेबल में देखिए कैसा है कि ये जो है ट्रिगर तो मतलब हमने दे दिया, लेकिन अब ये ट्रिगर जो है, लिसन वेरी केयरफुली, ये ट्रिगर अब हम जब इसमें से कुछ वैल्यू सप्लाई करेंगे बेस ऑफ Q2 को जैसे देंगे तब जाके ट्रांजिस्टर, देखो बेस ऑफ द Q2 को जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये इनपुट, तब जाके जो ट्रांजिस्टर है वो स्टेट स्विच करेगा, है कि नहीं। ट्रांजिस्टर स्विच करेगा और जो भी एक ट्रांजिस्टर रहेगा उसका ऑपोजिट रहेगा दूसरा ट्रांजिस्टर। फिर वापस से हम लोगों ने क्या किया है कि उसको इनपुट दिया है ना, उसके बेस को दिया, इनपुट दिया है, तो वापस से ट्रांजिस्टर ने अपना स्टेट स्विच किया, ये ट्रांजिस्टर ने भी अपना स्टेट स्विच किया। अगर हम इनपुट ना दें तो ये पूरा पार्ट फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट इन द सेंस मतलब इस बात को समझिए कि जो चीज़ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा हमेशा, और ये ऊपर है तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। सो इट विल बिकम लाइक दैट। सो ये हम इनपुट बार बार जो है दे रहे हैं, इसलिए हमको इस तरीके से आउटपुट चेंज होते हुए मिल रहा है। तो ये है बाइस्टेबल। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं।